गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको सामाजिक विज्ञान के दूसरी इकाई लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के दूसरे पाठ का अथवा दूसरी क्लास में जो है आगे बचा हुआ भाग अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी के बारे में जो है श्रीलंका और बेल्जियम के ऐतिहासिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे। जैसा श्रीलंका और बेल्जियम दोनों देशों में भाषा के आधार पर जो है अलग अलग दो समूह के लोग पाए जाते थे और दोनों में प्रायः टकराव होता था। बेल्जियम में भी टकराव फ्रेंच और डचों के बीच में होता था। श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच में होता था। और यह टकराव के जब समाप्त होता है तो सत्ता की हिस्सेदारी के आधार पर यह टकराव खत्म होता है अथवा उन समूहों को जो है सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। जैसा बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई जिसमें डच और फ्रेंच भाषा के लोग दोनों समुदाय के लोग बराबर बराबर सत्ता में हिस्सेदारी होंगे। वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी में दोनों का बराबर बराबर हिस्सेदारी के आधार पर सत्ता में काम करेंगे। तो इस आधार पर हम लोगों ने सत्ता की समझदारी के विषय में कुछ बातें आपको पिछली क्लास में बताई गई थी। आज हम यह अध्ययन करेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों। साझेदारी क्यों, सत्ता की साझेदारी क्यों, ये प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए। तो इस सत्ता की साझेदारी के संबंध में दो तर्क दिए गए हैं। इसके अंतर्गत दो तर्क दिए गए हैं। दो तर्क दिए गए हैं जिसमें पहला है शक्तियों का विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच को टकराव को रोकना। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को रोकना या कम करना। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को रोकना या कम करना। दूसरा, सरकार के बीच लोकतंत्र के आत्मा लोकतंत्र की आत्मा व वैध सरकार साबित करना साबित
करना। तो ये दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को रोकना या कम करना। जैसा आपको श्रीलंका और बेल्जियम में आप पढ़े कि जो दो सामाजिक समूहों के बीच में निरंतर टकराव चल रहे थे, तो सत्ता में यदि साझेदारी या जिस किसी भी देश में जितने भी समूह के लोग हैं उन समूहों को अगर बराबर से यानी कि साझेदारी दी जाए तो उन समूहों के बीच के टकराव को रोका जा सकता है। ये भाषा के आधार पर भी टकराव होता है, धर्म के आधार पर भी टकराव होता है। तो उस टकराव को कम करने या रोकने के लिए जो है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। दूसरा, लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र की आत्मा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है अथवा वैध सरकार साबित किया जाता है। जैसे जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब तक उससे लोकतांत्रिक देश के सभी समूहों की हिस्सेदारी नहीं होती तब तक यह कहा जा सकता है कि वहां कोई वैध सरकार नहीं है, अथवा वैध सरकार तब कहा जा सकता है जब सब विभिन्न समूहों की सत्ता में हिस्सेदारी हो, या नौकरी में हो, प्रशासन में हो, राजनीति में हो, हर की शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में विभिन्न समूहों की हिस्सेदारी होना चाहिए। तो उसी को लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्राणतंत्र होता है। प्रतिनिधित्व प्राणतंत्र होता है, इसका अर्थ है विभिन्न समूहों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा, अन्यथा वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो ये इसलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। दूसरा टॉपिक है आप सत्ता के साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के रूप का आशय कैसे यह देखा जा सकता है, किस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि सत्ता में साझेदारी है। तो इसके यानी कि इस संबंध में आपके पाठ्यक्रम में 4 बातें बताई गई हैं, जिसमें पहली बात बताई गई है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जैसे विधायिका, कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो शक्तियों का विभाजन, पहला रूप है शक्तियों का विभाजन। हम देखते हैं कि किसी भी देश की सत्ता जो होती है वो विभिन्न शक्तियों में विभाजित की जाती है। जैसे पहला होता है विधायिका। विधायिका का क्या कार्य है? एक लाइन में अगर कार्य के देखा जाए तो विधायिका का कार्य जो है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका की शक्ति क्या है? जैसे विधायिका की ताकत है, शक्ति है, देश की समस्याओं को या वहां के लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कानून बनाती है, उसी तरह से कार्यपालिका उस कानून को क्रियान्वित करती है अथवा लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या ताकत है कि न्यायपालिका यह कौन सा कानून वैध है अथवा कौन सा कानून अवैध है, इसको वो निर्धारित करती है। यदि कार्यपालिका द्वारा कोई कानून लागू करने में कहीं भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस समस्या के विरोध में हम न्यायपालिका की शरण में ले सकते हैं और न्यायपालिका उस कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकती है।
तो वह संविधान की व्याख्या के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वो न्यायपालिका कार्य करती है। तो यह यानी कि सत्ता के साझेदारी के पहला रूप है ये शक्तियों का विभाजन। दूसरा सरकार के विभिन्न स्तर पर सरकार के विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा जैसे इसमें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। तो दूसरा रूप है सरकार के विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर भारत के संदर्भ में ही देखें तो भारत में जो है संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय सरकार काम करती है, केंद्र की सरकार काम करती है, अथवा वहाँ जो केंद्र में जिस दल का सरकार होगा उस दल का शासन प्रशासन चलेगा। दूसरा हम देखते हैं कि फिर भारत को कई राज्यों में जैसे यानी कि इस समय 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 29 राज्यों के लिए अलग अलग प्रांतीय सरकार की व्यवस्था की गई है। फिर तीसरे स्तर पर जो है स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार में 2 तरह की सरकारें पाई जाती हैं। एक गांव के लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, और नगर क्षेत्र के लिए अथवा शहरों के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। तो इस आधार पर जो है ये दूसरा रूप जो है सत्ता का विभाजन किया जाता है। तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी। तो बहुत सारे देश में विभिन्न प्रकार के समूह के लोग रहते हैं। तो जैसा आपने बेल्जियम में या श्रीलंका में देखा 2 समूह के बहुसंख्यक रूप में पाए जाते थे। श्रीलंका में तमिल और सिंहली लोग, और बेल्जियम में जो है डच और फ्रेंच लोग थे। तो उन दोनों के बीच में जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। तो यदि दोनों को सत्ता में हिस्सेदारी, विभिन्न समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है तो वह सत्ता का तीसरा रूप बनता है कि इससे जो है यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसा आपको पूर्व में बताया गया है कि लोकतंत्र में जो है सभी समूहों को हिस्सेदारी होनी चाहिए। चौथा है दबाव समूह। दबाव समूहों और आंदोलन पर नियंत्रण। ये चौथा है सत्ता के साझेदारी के रूप का चौथा, दबाव समूहों और आंदोलन पर नियंत्रण। सत्ता में साझेदारी देने से जो है दबाव समूहों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, अथवा विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूहों को आंदोलन चलता है उस आंदोलन को नियंत्रित किया जा सकता है अथवा रोका जा सकता है।
तो दबाव समूह अथवा आंदोलन के संदर्भ में आगे आपको जो है ये राजनीतिक दल और दबाव समूह नाम का एक पाठ दिया गया है, जिसको वह विधिवत रूप से अगले उस चैप्टर में आपको दबाव समूह के बारे में बताया जाता है। वैसे उदाहरण के लिए दबाव समूह के बारे में जैसे मजदूरों का संगठन है, विद्यार्थियों का संगठन है, किसानों का संगठन है, ये सब संगठन जो गैर राजनीतिक होते हैं, जिनका उद्देश्य सरकार पर दबाव बना करके अपने कार्यों अपने हितों का संरक्षण करना होता है, उसे ही दबाव समूह कहते हैं। तो यह सत्ता में साझेदारी से जो है इन पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो बस यहीं तक हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और आगे अध्ययन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।